बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं, जिसका एक अगला दौर मंगल को होना है, लेकिन अगर हम इन मुज़ाकरात के बैकड्रॉप में देखें तो जो कुछ हो रहा है उसको जांचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ये दोनों अतराफ़ मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा है, क्या हुकूमत संजीदा है। और हुकूमत पर ज़ाहिर है ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब जो कि सीनियर तरीन लीडर्स में शुमार होते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ लेड गवर्नमेंट है ये, तो हुकूमत की सरबराही भी उन्हीं के पास है, वज़ीर आज़म भी उन्हीं के हैं। तो उन्होंने कहा जी हम तो हुज्जत तमाम कर रहे हैं, तो अगर ये हुज्जत तमाम हो रही है तो इसका क्या मकसद है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी जो वो प्री कंसीव्ड उनकी शराइत हैं, जो खान साहब ने अपने जहन में एक नक्शा खींचा हुआ है, अगर वो भी उससे हटने को तैयार नहीं है तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत उनको भी क्यों महसूस हो रही है। क्योंकि ज़रा ये कह रहे हैं जी कि ना वो लचक दिखाने के लिए तैयार हैं अर्ली इलेक्शंस पे, बल्कि उन्होंने तो ऐलान भी कर लिया। जब आप मुज़ाकराती अमल में होते हैं तो फिर वो मामलात जिनको आपने मुज़ाकरात में अक्रॉस द टेबल बैठ के तय करना है, वहाँ पे उन्हीं मामलात के ऊपर आप अपनी एक और स्ट्रेटजी का ऐलान नहीं करते। खान साहब ने कह दिया जनाब कि हम जो हैं वो एक मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे और उसकी तैयारी का भी उन्होंने कह दिया है। तो ये भी एक तरह से थ्रेटनिंग है और ये भी मुज़ाकरात के जो रूल्स नॉर्म्स सारी दुनिया में हैं उसके ख़िलाफ़ है। तो एक तो ये मामला है। सो ये नहीं लगता कि ये ऊँट जो है अब वो किस करवट बैठेगा, किसी को भी तवक्को नहीं है इन नताइज से किसी किस्म के नतीजे की। दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं टिकट्स की एलोकेशन के हवाले से, और उसी बीच में एक मुबैना ऑडियो सामने आती है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साहबजादे की। और उस मुबैना ऑडियो के मुताबिक ना सिर्फ ये कि टिकट्स किस तरीके से दिए जा रहे हैं वो बात हो रही है, बल्कि वो सिफारिश करने के एवज़ पैसों की बात हो रही है और 1 करोड़ 20 लाख की बात है। इससे पहले एक मुबैना ऑडियो आई थी एजाज चौधरी साहब की, जो PTI के पंजाब के बड़े अरसे सदर भी रहे हैं। वो जो है वो भी 1 करोड़ की बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब से मिलना, और उसके बाद जो टिकट है वो मिलेगा या नहीं, मुलाकात का ये था, और वो कह रहे थे ये पार्टी का डोनेशन है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद इस मामले की तहकीकात का आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड करना, लीक करना बिल्कुल इलीगल है। लेकिन इसके कंटेंट को क्या नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी करती है, वो साफ़ चली शफाफ चली के नारे थे, और इधर ऐसे लग रहा है कि सब कुछ पैसे की गेम है। और दूसरों पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी हॉर्स ट्रेडिंग का, कभी नशिस्तें बेचने का, कभी बंदे ख़रीदने का, कभी बंदे बेचने का। तो ये उनके अपने यहाँ क्या हो रहा है कुछ उसका जायज़ा लेंगे। और आखिरी जो नुक्ता है जनाब वो चौधरी शुजात साहब के घर पे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो धावा बोला पुलिस ने, वफाकी हुकूमत उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से तो उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है जी कि उनको ताउन करना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे सियासी माहौल में इस तरह की पुलिस रेड सिर्फ पुलिस अकेली कर सकती है? सिर्फ एंटी करप्शन के DG खुद ये फैसला कर सकते हैं? निगरान वज़ीर आला मुल्क में है नहीं। तो ये क्यों हुआ ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात हो रहे हैं? तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ करवा देते हैं। जी हमें ज्वाइन करें सईद यावर बुखारी साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। और हम कोशिश करेंगे कि चौधरी सालिक साहब ने हमारे साथ आना है, जो उनसे भी पूछें कि वो एक और मुद्दा बयान कर रहे हैं इस सारे धावे के बीच में, वहाँ पर जो उस जगह पर हो रहा था और जो मामला है। यावर बुखारी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही आ जाती हूँ। टिकट्स बेचते हैं PTI में लोग, या आपके नाम पे अगर कोई और बेचता है, या कोई करोड़ों की बातें कोई और करता है? एजाज चौधरी तो आपकी पार्टी के हैं, ज़ाहिर है नजम साकिब साहब जो है मुबैना तौर पे जिनकी ऑडियो वो आपकी पार्टी के नहीं हैं। तो पार्टी के अंदर क्या सेंटिमेंट होना चाहिए? पहले ही आपके टिकट्स के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, लोग कह रहे हैं जी कि सिफारिशें सुनते हैं खान साहब, तो एक तो दावा मेरिट का, दूसरा दावा शफाफ होने का, तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजिल फरजहू। तंजीला सबसे बड़ा इशू ये है, आप मुल्क के नॉर्मल हालात को देखें। लोग जो यूरोप का, अमेरिका का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, उनको कोई ना कोई बीच में ऐसे दलाल मिल जाते हैं जो ये कहते हैं हम वीज़ा लगवा के देंगे, वीज़ा लग जाता है और फिर वो कहते हैं हमने लगवा के दिए।
तो जब ऐसी टिकट्स इशू करने की बारी आती है तो इस किस्म के बहुत सारे हमारे पास हैवान सामने आ जाते हैं। बदकिस्मती है इस सिस्टम की कि जहाँ पे ऐसे हैवान मौजूद है, अगर हैं तो, और अगर ये बातें ऐसी हैं तो इनकी शफाफियत से तहकीकात करवानी चाहिए। और ये वो मुझे वक्त याद है कि नून चीफ के जस्टिस टिकट साहब 5-5 6-6 को, करोड़ साबिक के चीफ जस्टिस साहब तो मान गए कि उन्होंने सिफारिश किया। वो कहते हैं उससे तो किसी का नुकसान नहीं। शहजाद इकबाल से बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि किसी का नुकसान हुआ, मैंने सिफारिश की है। तो क्या सिफारिशों को भी हैवान कहते हैं? आप समझते हैं कि नई सिफारिशें होनी चाहिए इस तरह की, या होती है सिफारिशें? तंजीला कोई भी अगर पार्टी चेयरमैन के साथ जाके झूठ बोले और किसी को टिकट दिलवाए, अगर किसी की इतनी पहुंच है, तो आई थिंक वो चेयरमैन के और पार्टी के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक होता है। लेकिन क्या कोई स्क्रूटनी का प्रोसेस है? क्या ये वन मैन शो है कि इमरान खान साहब को अगर मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात है, मैं फोन करूंगी, सिफारिश करूंगी, वो किसी को भी टिकट दे देंगे? आपके यहाँ सिस्टम क्या है जमात के अंदर? एक जमहूरी जमात है ना। ऐसा नहीं है। हमारे पास हर एरिया का एक सर्वे कैरी आउट होता है, जो सिर्फ खान साहब को पता है कौन सी टीम कैरी होता है सर्वे। एंड देन जब टिकट्स देने की बारी आती है, जितने प्रोबेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनके बारे में सर्वे किया जाता है। अगर कोई सिटिंग एमपी है तो उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। एज एन एमपी उसका हल्के में किस किस्म का ताल्लुक था अपनी आवाम के साथ। अगर किसी चीज की चेयरमैनी उसके पास थी तो वो चेयरमैनी उसने कैसे की, उस डिपार्टमेंट में क्या फर्क डाला परफॉर्मेंस वाइज। अगर मिनिस्टर था तो उसके दरवाजे कितने वर्कर्स के लिए खुले हुए थे, उसने कितना वर्कर्स को फैसिलिटेट किया, उनकी बातें सुनी, और अपने डिपार्टमेंट में क्या नुमाया फर्क डाला उसने। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन फिर भी अभी जैसे हमारे टिकट्स की बारी आई, आखिरी चीज खान साहब ने इंटरव्यू कैरी आउट किया। जब सारे ये 2 सर्वेस खान साहब के सामने आए, हमारी पूरी एक हिस्ट्री शीट खान साहब के पास फाइल में पड़ी हुई थी। खान साहब ने इंडिविजुअली बुलाया, खान साहब खुद अकेले तो ये जिनका जिक्र है, ये अबूजर चदर साहब, इनकी भी हिस्ट्री थी, इनके ऊपर तो कोई केस भी था, ये तो किसी केस में भी मुलव्वस रहे हैं। तो क्या हिस्ट्री फिर खान साहब देखते हैं? और क्या खान साहब की वाकई साकिब निसार साहब का इतना असर था? क्योंकि आप ये देखें, इसको माजी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की जरूरत है कि नून लीग ये कहती थी कि साकिब निसार इमरान खान नेक्सस है, ये न्याजी साकिब निसार नेक्सस है, जिसकी वजह से साकिब निसार साहब की अदालत से नून लीग के लिए कभी कोई अच्छी खबर नहीं आती थी। ये अगर हम लोग ये बातें करनी शुरू कर दे ना तो हम लोग वो आधी अदरिया को उड़ा देंगे, अफवाज पाकिस्तान को उड़ा देंगे, ब्यूरोक्रेसी को उड़ा देंगे, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं अगर हम इस किस्म की फजूलियात में पड़े। मैं कहता हूँ हमें अभी इंस्टीट्यूशंस को एक साइड पे करना चाहिए, और हमें जो काम करना चाहिए वो ये जो मौजूदा नेगोशिएशंस हो रही है इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम लोग चाहते हैं इस टाइम पे जो भी काम हो रहा है टिकट की अवार्ड का, वो खान साहब खुद डायरेक्टली देख रहे हैं, और वो सर्विस जो है वो खान साहब को गाइड करते हैं। प्लस हमारी अपनी एक हिस्ट्री शीट है जो पार्टी मेंटेन करती है। आप ये कह रहे हैं कि ये स्क्रूटनी के प्रोसेस के बावजूद ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि मैं आपको टिकट दिलवा दूंगा, चाहे वो टिकट मेरिट पे मिल रहा हो, लेकिन बाहर से लोग पैसे पकड़ लेते हैं। कैसर शेख साहब, जो जमातों के अंदर जमहूरियत का, तंजीला एक आखिरी बात अगर कर दूं, एक आखिरी बात, देखिए ये इस किस्म के हैवान, मैं हैवान लफ्ज जानबूझ के बोल रहा हूँ, ये एमएलए में भी है, पीपल्स हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी में, और ये सबसे बड़ा नुकसान। ये पार्टी के बंदे की बात नहीं हो रही, ये एक साबिक चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे की बात हो रही है और साबिक चीफ जस्टिस साहब की सिफारिश की बात हो रही है। लेकिन मैं वापस आती हूँ इस बात पे। कैसर शेख साहब, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं आप? और आपकी अपनी जमात के अंदर एक बार फिर ऐसे लग रहा है कि इख्तलाफात हैं। शाहिद हकार अब्बासी साहब आपके जमात के वजीर आज़म रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब कि ये जो आटा डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है उसमें करप्शन हुई है। मेरी जो शाहिद हकार अब्बासी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मैंने जो निज़ाम में करप्शन है मैंने उसकी बात की है, लेकिन जाहिर है आपकी जमात भी उनके बयान को डिसऑन कर रही है। और फिर निगरां हुकूमत की सफाई वफाकी हुकूमत क्यों दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक करप्शन का मामला है ना, तो करप्शन तो हमारे मुआशरे में रच बस गई, हर डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है। ये कहना कि करप्शन ये बढ़ती रही है, ये खान साहब हमारी तहरीक इंसाफ जो है ये इसी मामले में हुकूमत में आई थी, इनका कहना ही यही था कि हम करप्शन में कमी लाएंगे और करप्शन है, मुआशरे में करप्शन है।
आप बता दीजिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया का एक इदारा है जो करप्शन के बारे में ऑथेंटिक रिपोर्ट देता है। तो इनके 3.5 साल के दौर में करप्शन और बढ़ गई, हमारा मुल्क करप्शन में और नीचे के मुल्कों में शामिल हो गया। तो करप्शन तो ये क्या इन्होंने खत्म करनी थी या बचानी थी, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुआशरे में हर डिपार्टमेंट, हर शोबे में करप्शन हो रही है। ये अब हमारा काम है कि उसको फाइंड करेंगे किस जगह हो रही है, क्यों हो रही है। ये अगर हमारे कहा शायद खाकाम नवासी ने, तो उनके पास कोई होगी कोई रीजन, कुछ ऐसे उन्होंने नहीं कहा होगा। वो किस डिपार्टमेंट में कहा है, उन्होंने पंजाब हुकूमत के बारे में कहा है, उसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ भी करप्शन हुई है उसका बाकायदा चेक होना चाहिए। लेकिन ये जो हो रहा है, मैं बताऊँ कि तहरीक इंसाफ से सिस्टम को प्रिवेल करती थी ना, ये तो कहते थे करप्शन खत्म करने के लिए सिस्टम बनाना होगा। अब वन मैन शो जहाँ कर दें, एक आदमी फैसला करने वाला, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोई भी एक आदमी कहीं भी होगा तो करप्शन के ज्यादा अपॉर्चुनिटी चांस बढ़ जाए। ये जो एहतजाज हो रहे हैं, मैं भी अपने इलाकों में देखता हूँ, तहरीक इंसाफ ने जो भी टिकट दिए, एक तो इनके अंदर ग्रुपिंग होगी है, कितने कितने ग्रुप बन गए, और फिर क्या वजह है कि इनको किसी और अपने आदमी पे एतबार नहीं। इतने बड़े बड़े लीडर्स इनके साथ हैं, ये कहते हैं हमारी पार्टी जो है बड़ी कामयाब तरीन पार्टी है, एक आदमी पे एतबार नहीं टिकटों के लिए। और ये सामने अब आ रही हैं, उसको क्या करेंगे आप? तो आपको लगता है कि ये टिकट जो हैं ये पैसों की वजह से मिल रहे हैं? फिर खान साहब भी पैसे वाले लोगों को सिर्फ टिकट दे रहे हैं और पैसे वाले पैसा इस्तेमाल करके आ रहे हैं सियासत में? मैं तो देखो कुछ नहीं कहता, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि 3 अरब डॉलर इनके दौर में कोई 580 लोग, ये अथेंटिक बात है जो कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने खुद हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कही है मेरे जवाब में। 3 अरब डॉलर जो कि आज के 85,000 करोड़ रुपया बनता है, वो कोई 580 कंपनियों में 0% दे दिए गए। और मुझे ये पता है, जहाँ मुझे पता है मैं वो बात करूंगा, मुझे टिकटों का पता नहीं है। ये तो मैं भी आपकी ऑडियो सुन रहा हूँ, कि मैं किसी के बारे में क्या बात करूं। जो मुझे पता है, जो मैं अथेंटिक कह सकता हूं, मुझे पता है उन बिजनेसमैनों का कि उन्होंने पैसा लेके, उन लाडलों ने, अब वो जो इलेक्शन पे खर्च करेंगे, इनको फंड देंगे। आप बताइए कोई 0% पे कोई दे सकता है? कि तो पूछने वाला ही कोई नहीं, ना कोई असेंबली में वहाँ डिस्कस हुआ, ना स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुआ। 3 अरब डॉलर, जबकि हमारे यहाँ आजकल अरब डॉलरों की शॉर्टेज है। हम 1-1 अरब डॉलर के लिए धक्के खा रहे हैं कि हर मुल्क में, और IMF से गुजारिश कर रहे हैं, तो इनका कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मैं 6 महीने से ये बात मुसलसल कर रहा हूँ, हर प्रोग्राम में कहता हूँ, मुझे सिर्फ जवाब दे दें कि क्या वजह है। वो तो मैं कह रहा हूँ कि 85,000 करोड़ रुपए की बात है। अब बताइए वो क्या हुआ है? करप्शन अगर नहीं हुई तो क्यों दिया गया? मुझे क्यों नहीं मिलता? किसी SME को क्यों नहीं मिला? किसी एग्रीकल्चर वाले को क्यों? उन्हीं चंद अमीरों को जिनके पास ऑलरेडी कई अब आपकी हुकूमत है ना कैसर शेख साहब, अब आप टीवी पे तो ये सवाल दायरा करना चाहिए, आपको बिल्कुल पूछें, लेकिन आपकी हुकूमत है, अपनी हुकूमत से कहें इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अब स्टेट बैंक जो है वो भी आपके साथ ताउन करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी करेंगी। तंजीला, मेरी हुकूमत बिल्कुल है, मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूँ, मैं कर रहा हूँ इंक्वायरी। मैंने पूछा है, हर कमेटी में कहता हूँ कि इसकी स्टेट बैंक रिपोर्ट दे, हमें नाम दे और डिटेल दें किसको कितने पैसे। लेकिन शेख साहब जो साकिब निसार साहब के किरदार के ऊपर अब बात है, जाहिर है आपकी जमात बहुत ज्यादा एग्रीव्ड है उनके जमाने के जितने भी फैसले हैं। अब आपको लगता है कि ये जो ऑडियोज हैं मुबैना हैं, जाहिर बात है, और वो इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। ऑडियो तो उन्होंने मान लिया, लेकिन कह रहे हैं वो तोड़ मरोड़ के पेश की गई है, उनकी अपनी भी ऑडियोज आई हुई है मुबैना तौर पर। तो इसकी क्या तहकीकात होनी चाहिए? इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कोई कानूनी चाराजोई भी करेगी, या सिर्फ आप लोग बयान देंगे, जलसों में तकरीरें करेंगे और अल्लाह खैर सलाह? देखिए, आप दुरुस्त कह रही हैं तंजीला, हमारे यहाँ किसी चीज़ को तो किसी नतीजे पे पहुंचाना चाहिए ना। अब ये बातें हो रही हैं, मुबैना ऑडियो लीक है, खुद साकिब निसार ने एग्री किया कि वो तोड़ मोड़ के पेश की गई है, मेरी उनके बेटे की ऑडियो लीक है, तो इसकी तहकीक होना चाहिए। देखिए, मैं जरा मोहतात हूँ मामलात में ना, करप्शन के मामले में जब आप मेरे से कोई भी बात पूछेंगे ना, जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है, किसी के बारे में सामने आई है वो आपके सामने तहकीक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर एक की होनी चाहिए। जो चीज एग्जैक्ट कंफर्म हो जाए उसके बारे में जरूर बात। यावर साहब हैं हमारे साथ, तो मैं तहकीक करके, मैंने ये तहकीक करके बात की है 3 अरब डॉलर की, जो मैंने की है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, वो कह रहे जी कि 3 अरब डॉलर जो हैं वो PTI ने मुख्तलिफ कंपनियों को दिए 0% रेट के ऊपर, और ये कैसे दे दिए गए, और फाइनेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी है, कैसर शेख साहब उसके चेयरमैन भी हैं, उसकी वो तहकीकात करें। अगला जो मामला है उसकी तरफ बढ़ेंगे ब्रेक के बाद।
मुज़ाकरात हुज्जत हैं, मुज़ाकरात संजीदा कोशिश है, या अवाम को बस पागल बनाने के लिए एक ड्रामा है? कुछ इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हमने करनी है मुज़ाकरात की, और जब मुज़ाकरात का अमल जारी है, पहले तो कैसर शेख साहब बताइए आप किस तरह से देख रहे थे जब ये आपके पास खबर, आपके पास ज़ाहिर मीडिया के थ्रू खबर आई होगी कि परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो धावा बोला गया, मुज़ाकरात के बीच में क्या ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि बस सीज़ फायर हो जाएगा, कोई ऐसा एडवर्स काम नहीं होगा कि माहौल ख़राब हो, या ये कोशिश ही माहौल ख़राब करने की थी? इसमें तो बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हमारी तरफ से तो कोई ऐसा एक्शन नहीं किया गया। ये तो और ये बात इसहाक डार साहब ने जब मुज़ाकरात हो रहे थे उन्होंने कहा कि हमारा नहीं है, हो सकता है सूबाई हुकूमत की तरफ से हो। क्या है, अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी कि किस हुकूमत ने या किस डिपार्टमेंट ने ये किया, लेकिन ये एक्शन अच्छा नहीं है। मैं तो इसको ठीक नहीं समझता कि जो एक्शन हुआ है पॉलिटिशियन पे, रात को उनके घर पे जाके रात को उनके खिलाफ एक्शन किया गया। अगर ये करना ही था, कोई ऐसी बात थी, तो सुबह के रोशनी में ये होना चाहिए था। ये रात को इतनी देर और फिर बख्तर गाड़ी जो के आ रहा है, जो खबरों में आ रहा है, अगर इस तरह का हुआ है तो मैं तो इसको पसंद नहीं करता। मैं जी विजुअल्स है, ये मनाजर हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सारी दुनिया ने देखा है कि बख्तरबंद गाड़ियों से जो है वो गेट्स तोड़े जा रहे थे। तो वफाकी हुकूमत तो ये क्या है कि बरी जिम्मा तो नहीं हो सकती कि हमने नहीं कहा, हमने नहीं किया। नहीं तो ये जो गवर्नमेंट है, ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो सबकी है, इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? आप बता दीजिए मुझे जरा, मैं भी समझ लूँ। कानूनी तौर पे ये जो सूबाई हुकूमत है और ये तो इंटरिम हुकूमत बनी है ना, इस तरह तो फिर आइंदा जो फेडरल हुकूमत इंटरिम बनेगी उस पर भी आप यही कहेंगे कि मुस्लिम लीग का या इसमें पीडीएम का तो कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, यावर बुखारी साहब, हुकूमत बनी है ना। यावर बुखारी साहब, किस तरह से देखते हैं आप, क्यों पड़ा ये इस तरह से ये रेड? जाहिर है अब परवेज़ इलाही साहब आपकी जमात के सदर हैं, और मुज़ाकरात जब चल रहे थे तो फिर इस रेड की क्या मंतक समझ आती है आपको? ओके, यावर बुखारी साहब से फिर हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, जिनको वापस लेके आते हैं। लेकिन शेख साहब, आज आपने सुना होगा ख्वाजा आसिफ साहब ज़ाहिर बड़े ज़िम्मेदार आपके रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं हम तो हुज्जत तमाम कर रहे हैं। हुज्जत तमाम करने के लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज है जी, के मुज़ाकराती टीम बैठ गई है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सारी दुनिया देख रही है कि झगड़ा ख़त्म होगा, कहीं हालात की तरफ तवज्जो देंगे। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की है, मैंने भी सुना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के साथ हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, हम चार्टर ऑफ इकॉनमी पे कहते थे जबकि हम अपोजिशन में भी थे। मैं समझता हूँ उन्होंने ये बयान दिया, मेरे ख्याल में तो इसका इंशाल्लाह ये मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ फ़र्क बिल्कुल थोड़ा सा है, क्योंकि मैंने खुद खान साहब का सुना है कि वो 15 मई को कह रहे हैं असम्बलियाँ तोड़ दे, इसका मतलब 3 महीने उसके बाद देंगे, तो जून जुलाई 15 अगस्त तक तो इलेक्शन खुद मान रहे हैं, और हम सितंबर के एंड में हम मान रहे हैं। तो फ़र्क तो 1.5 महीने का है। ये कौन सा इतना बड़ा मामला है कि जिसमें हम जाके कोर्ट्स में जाएं, और कुल 40-45 दिन का ये जल्द मेरे ख्याल में कोई ना कोई लाया अमल इसका हो जाएगा तय, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम सबको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए पूरा। देखिए, पिछले जो इलेक्शन आप कह रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक हैं, बेशक ख्वाजा साहब इसको नाकाम, पर ये एक फिक्रा ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप 70 में देख लीजिए मुज़ाकरात टूट गए, 77 में मार्शल आ गया, मुज़ाकरात टूट गए। ये हमारे जो हिस्ट्री है हमारी के मुज़ाकरात के ख़त्म होने से बहुत गलत और सख्त एक्शन हुए। ठीक है, तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब। ठीक है, यावर बुखारी साहब, आपके सदर के घर पर धावा मुज़ाकरात के बीच में किस तरह से आप किसी और को मौका ना मिल जाए। जी ठीक है, किस तरह से आप देखते हैं इसको, क्यों हुआ ये रेड पुलिस का? वफाकी हुकूमत जो है वो इसकी ओनरशिप नहीं ले रही, निगरान वज़ीर आला मौजूद नहीं है, तो किसकी जिम्मेदारी है? अब आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग कोर्ट से रुजू कर रहे हैं हर बात के ऊपर कि हम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, तो कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, इसके अंदर 2-3 चीज़ें ना। एक पहली चीज़ ये कि जो इनकी मुज़ाकराती टीम है वो मुझे नॉन सीरियस नज़र आते हैं। वो नॉन सीरियस क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि वो बात बार बार करते हैं, प्री कंसीव्ड आइडिया है कि आप
हमें बजट पेश करने दें, उसके बाद बात करेंगे। हमारा बात करने का जो रीजन था वो बहुत क्लियर था। जो वजह थी वो वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और आप लोग आइन शिकनी कर रहे हो। हम लोग आपको एक रास्ता दे रहे हैं जहाँ पे आइन शिकनी तो आप कर बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट की तो आप बेइज्जती और नाफरमानी कर चुके हो, उनके हुक्म अदूली कर बैठे हो और आइन को भी तोड़ बैठे हो। हम एक रास्ता दे रहे हैं जहाँ पे ये आइंदा के लिए गलत मिसाल ना बने। आप इलेक्शंस अनाउंस करें और हम लोग आगे बैठ जाते हैं, क्योंकि ये एक तरीका है। ये सूबाई असेंबली की बात करूँ, फिर किस चीज पे मुज़ाकरात करने हैं, जहाँ फिर किस चीज पे मुज़ाकरात करने हैं? अगर आप पहले से ये कह दें, असेंबली की बात है, नेशनल असेंबली की बात है। अगर सीरियस है, इलेक्शन तो आज होने, दिसंबर में होने, 2024 के आखिर में होने, या जो इनका इरादा है कि 2025 में करवाएं, वो तो कहीं होने हैं, इलेक्शन तो होना है। लेकिन जो काम ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ पे अफवाज पाकिस्तान है वो मार्शल लॉ लगा दें, खान आए। खान को आने का इनका जो बात है वो एक किस्म की इनकी सियासी मौत है। जो हालात है, खान साहब भी कहते थे शहबाज शरीफ ना आए, एटम बम गिरा दें पाकिस्तान पे, जलसे में कहा था उन्होंने। देखे बात, ये तो बयानबाजी की बात है। नवाज शरीफ और खान में बहुत बड़ा फर्क है। खान सादिक और उमीन है, डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट्स। नवाज शरीफ एक चोर है और मफरूर है। नहीं, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं करी, बुखारी साहब उनके ऊपर भी केसेस है। आप खान साहब के ऊपर उनसे ज्यादा केसेस, अगर खान साहब के ऊपर अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है ना, तो अभी तक तो वो सादिक और अमीन ही है। जब तक यूर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, आप मासूम है जब तक आपके ऊपर कुछ चीज। ठीक है, मैं इस पे शेख साहब से रिस्पॉन्ड लूंगी जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक एक मैं आखिरी बात करूं। इन लोगों की कोशिश ये है कि भाई इलेक्शन ना हो, चाहे मार्शल लॉ लग जाए। ठीक है शेख साहब, बहुत बड़ा इल्जाम है जी कि मौजूदा हुकूमत जो कि जमहूरियत के नाम पे आई है और पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की एक तहरीक के बाद आई है, वो चाहती है कि मार्शल लॉ लग जाए। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं जी, हमारे साथ रहिए। जी प्रेम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख साहब, यावर बुखारी साहब ने बड़ा इल्जाम लगाया, वो कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत जो है वो चाहती है कि मार्शल लॉ लग जाए, इमरान खान वापस ना आए। तो आप लोगों ने जमहूरियत के लिए इतनी जद्दोजहद की है इसलिए कि मार्शल लॉ लगवाना है? देखिए, ये तो बुखारी साहब जो मर्जी इल्जाम लगा दे, इल्जाम ही है ना। कोई मुझे, हम मार्शल लॉ, हम तो हमेशा मार्शल लॉ के खिलाफ काम करते रहे हैं और हमारी जमहूरी पार्टी है, इनकी भी जमहूरी पार्टी है। सब हम क्यों एक दूसरे पे इल्जाम, हम आपस में बैठ जाए ना। जब खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैं इन चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, वो हमें ये चोर डाकू कहते हैं, और वो फिर कहते हैं कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठूंगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ही असल पार्टी है। तो मार्शल लॉ हम लगवा रहे हैं या वो खुद उनका डिक्लेयर्ड ये स्टैंड है कि इस्टेब्लिशमेंट असल पार्टी है, ये तो पार्टी नहीं है, ये तो पीछे जो कुछ हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। ये वैलिड पॉइंट है। बुखारी साहब, इसको रिस्पॉन्ड करते हुए साथ ये भी बता दीजिए कि जब आप लोग मुज़ाकरात में चले गए तो फिर ये जो तहरीक और एहतजाज की तहरीक का ऐलान है, ये तो धमकी समझा जाए, मुज़ाकराती अमल पे असरअंदाज होने की कोशिश समझी जाए, या वाकई मुज़ाकरात आपको भी हुज्जत लग रही है ख्वाजा आसिफ की तरह? मुज़ाकरात में अगर सीरियस हो तो मुज़ाकरात करो, ड्रामेबाजी ना करें कि हमारे लीडरान के घरों के अंदर, घरों पे दावे बोलो। और देखिए किस तरीके से गेट तोड़ा गया, जैसे औरतों को निकाला गया। मैं कहता हूँ अगर ये जमहूरी पार्टी है और ये जो दावे कर रहे हैं कि हम लोग बड़े पॉपुलर हैं और हमारे पास वोट है, इलेक्शन अनाउंस कर ले, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम इनको एस्टेब्लिशमेंट ये एस्टेब्लिशमेंट के पप्पू हैं और तो ये पप्पू रहेंगे, उसके बगैर ही लोग आगे कर नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ओके, थैंक यू सर यावर बुखारी साहब और कैसर अहमद शेख साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी, जो सियासी महाज आ रही है वो सेटल होती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन उम्मीद ये रखनी चाहिए कि सेटल हो जाएगी। एक और बहुत अहम मामला है जो कि कश्मीर में जो भारतीय जारियत है और जिस तरीके से कश्मीर में होने वाले मुजालिम को न सिर्फ ये कि भारत में कवर अप किया जाता है, बल्कि दुनिया के सामने प्रिटेंड भी बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है और झूठ बोला जाता है, और भारत का झूठ कई बार पकड़ा गया है
और एक और इसी तरह का झूठ पकड़ा गया, उसके हवाले से आपको बताते हैं जी। और वो तफसील क्या है, मुख्तार हुसैन साहब एक शहरी जम्मू के, जिनको पुलिस ने बुलाया था और फिर ये वो फौत हो गए वहाँ पर टॉर्चर से, लेकिन वहाँ पे भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है जी कि उन्होंने जहर खा लिया है और वो एक क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुख्तार हुसैन की जो शहादत है उसके बाद मुजाहरे भी हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी उसने बड़ा कमाल किया। उन्होंने वो जो गुफ्तगू है जो इस सारे अमल को, इस सारे ऑपरेशन को कवर अप करने के लिए की जा रही है, उन्होंने वो टेप कर ली है और वो लीक जो गुफ्तगू है उससे साबित होता है कि वो टॉर्चर से मरे हैं। और भारत की जहारियत का एक और जो मंजर है वो हमारे सामने आ गया। इस सवाल से बात करेंगे, हमने दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब को, जो कि एनालिस्ट हैं दिफाई, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से देखते हैं वकार साहब इस सारे ऑपरेशन को और जो इसका बैकग्राउंड है इस सारे इशू का। थैंक यू। आई थिंक इसमें उससे पहले कि हम डिस्कस करें व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज दैट इज द सिम्टम जो सामने नज़र आ रहा है। रूट कॉजेज आपको पता है, सप्रेशन फॉर लास्ट 72 ईयर्स, और उसमें जो है अगर आप रिकॉर्ड देखें इंडियन फोर्सेस का और इंडियन गवर्नमेंट का विद इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तकरीबन 3000 तो अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं। यहाँ बड़ा शोर मचता है जी कि लोगों को अगवा कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। 3000। इसी तरीके से यू हैड ईयर ऑफ डेड आइज, जिसमें बच्चों को पैलेट गन्स के साथ अंधा किया गया, और ये इस कंटिन्यूएशन ऑफ सेम ऑपरेशन। अभी जो ये वाक़या हुआ है जिसमें जिस बंदे की शहादत हुई है, अपेरेंटली आपने देखा होगा कि 20 अप्रैल को देयर वाज अ टेररिस्ट अटैक, और उसमें भी इंक्वायरी हो रही है कि प्रॉब्ली दैट वाज अ फॉल्स फ्लैग, बिकॉज उसमें 6 सोल्जर्स मारे गए थे राष्ट्रीय राइफल्स के, और उसको भी कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। और इंडिया इज नोन फॉर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस उनके तो होते हैं। उसके बाद फिर ये है कि उसकी इंक्वायरी में ये जो बंदा है जिसकी बात हो रही है, ये बेसिकली तो ही वाज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फॉर देयर एजेंसीज। एक्चुअली उसने आई थिंक लास्ट उसकी आप देखें मैसेजेस में है, उसमें ही था जी कि मैं भारत के साथ हूँ और भारतीय आर्मी के साथ हूँ, लेकिन प्रॉब्ली क्योंकि एक स्टोरी बनानी थी उसको फिर इन्वेस्टिगेट किया गया। उनको शक था कि शायद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो सो कॉल्ड इंडिया की तरफ से इल्ज़ाम लगता है उनके साथ इसका कोई लिंक है, और इन्वेस्टिगेशन में ये मारा गया। और अभी आई थिंक जो हमारी एजेंसी ने पिकअप किया है वहाँ से जो उनकी पिलो टॉक थी, उसमें बड़ा क्लियर हो गया कि जो चाहे उनका मीडिया है चाहे एजेंसीज हैं, किस तरीके से कवर अप किया जाता है कश्मीर में कश्मीर के उस पर। और इसमें वन इज़ द फॉल्स फ्लैग जो पहले किया है, उसके बाद उसकी कवर अप के लिए एक बंदे को उठाया जाता है और इन्वेस्टिगेट करके उसको मार दिया जाता है, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट। लेकिन उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में या इवन आई वुड से पाकिस्तान से उस तरह स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं उठती, तो उस पर आई थिंक काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत है। बट हैट्स ऑफ टू एजेंसीज जिन्होंने फिर ये सारी जो टॉक, इससे पहले आपको याद होगा कि एक और इनके ब्रिगेड की एक ड्रामा पार्टी थी जो टेररिस्ट अटैक का फॉल्स फ्लैग करना चाहती, उनकी ऑफिसर्स की टॉक भी पिकअप की गई। ज़ाहिर है बिकॉज यू आर एक्स आर्मी, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि क्यों भारत इतना ज़्यादा ईगर और डेस्परेट होता है, और वो इतनी बार पकड़े जा चुके हैं, पुलवामा हो, कोई इतने सारे, और फिर जो डिसइंफो लैब की इतनी बड़ी एक पूरी मुहिम उनकी एक्सपोज हुई, इसके बावजूद भी दे डोंट स्टॉप, और इस तरह की चीज़ें वो ऑर्केस्ट्रेट करते रहते हैं। जी, जब आप अप्रेस करते हैं, जैसा इसराइल का पैलेस्टीनियन अप्रेशन है, तो देन यू हैव टू टेक कवर ऑफ दीज फेक आई वुड से नैरेटिव जो है, डिस्पाइट के 370-35A को एब्रोगेट किया, लेकिन ना तो कॉमन कश्मीरी ने एक्सेप्ट किया ना इंटरनेशनल कम्युनिटी, डिस्पाइट के दे violated UN resolution, doing this for 7 decades now, more than 7 decades. और एक और चीज़ आई थिंक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी 2-3 इवेंट्स आने वाले हैं। वन इज दे आर ट्राइंग टू होल्ड जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शंस, और वो कई दफ़ा कहते हैं जी मई में है, कई दफ़ा जून में, बहरहाल दे आर प्लानिंग के इस साल होंगे। उसके अंदर भी नाउ देयर इज अ मूवमेंट कि आप जम्मू और कश्मीर को एक स्टेज पे स्प्लिट करना चाहिए। सो देयर विल बी 3 स्टेट्स, लद्दाख, जम्मू और फिर कश्मीर वैली रह जाएगी, एंड देन प्रॉब्ली दे विल हैव चेंजेस और दे विल हैव द चीफ मिनिस्टर। तो उसकी तरफ भी चीज़ें जा रही हैं ताकि एक तो हिंदू मुस्लिम टेंशन रहे, हाँ, और उसके साथ साथ डेमोग्राफी भी चेंज करना चाहते हैं, जियोग्राफी भी चेंज करना चाहते हैं। तो दीज आर सम। इसके अलावा जो G20 की एक मीट है जो टूरिज्म से रिलेटेड ये होल्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ जो है, उसमें सो फार लॉट ऑफ कंट्रीज हैव रिफ्यूज्ड। अभी एक बहाना बनाना है वहाँ से निकलने का, तो अभी दे कैन ऑलवेज क्रिएट एन एनवायरनमेंट के लिए अभी टेररिज्म शायद बढ़ गया है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, एंड मे बी दे विल हैव टू कॉल इट। अब देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर के लिए आप G20 और उनके अपने यहाँ जो कुछ हो रहा है कि वो गलती से उनसे मिसाइल चल जाते हैं, गलती से उनसे चीज़ें हो जाती हैं। डू यू थिंक इट्स फनी कि आप इतनी बड़ी फोर्स हैं और आप इतना बड़ा मुल्क है और आप इस तरह की हरकतें करते हैं और कहते हैं कि गलती से हमसे ये मिसाइल चल गया? जी ऐसे ही है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं रिस्पांस जो है, लेट्स से पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस का वीज़ा विद इंडिया, वो आपने सिर्फ रिटॉर्न में देखा, एसिमेट्री तो है, इट्स अ लार्जर फोर्स वर्सेस अ कंपैरेटिवली स्मॉलर फोर्स, जिसका आई थिंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिक्र भी किया कि जो ईमान अगर है, यू हैव गुड ट्रेनिंग, तो छोटी फोर्स भी बड़ी फोर्स से लड़ सकती।
उसको कंपेयर करें इंडिया का लद्दाख में चाइना के साथ क्या रिस्पांस था। दे लॉस 1450 स्क्वायर किलोमीटर्स और ना उनका आई वुड से लोअर लेवल पे ना आर्मी लेवल पे कोई रिस्पांस, बिल्कुल पैसिव लड़ाई लड़ी और चाइना ने आके बड़े आराम से कब्जा कर लिया। They stepped back actually. Exactly. You They could say stepped back. So I think that is the thing which also we should be told to our youth. लेकिन कश्मीर को I think बहुत ज़्यादा सपोर्ट की तो जरूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से ब्रिगेडियर साहब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह के जब जितने भी इनके फॉल्स जो क्लेम्स हैं, जो ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, पाकिस्तान की एजेंसियों के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी अब इतना कुछ देख चुकी है? कितने एविडेंसेस मजीद चाहिए कि वो वाकई सोचेंगे इंडिया झूठ बोल रहा है, मुसलसल बोल रहा है? उसमें इंडियन क्लाउड तो है, लाइक डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक क्लाउड है, लेकिन इस वक्त दे आर ऑल्सो अंडर प्रेशर। अनफॉर्चुनेटली जो आवाज़ यहाँ से उठनी, डिस्पाइट के पब्लिक लेवल पर ऐसे किया जाता है, चाहे मिलिट्री है चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आप खुद बताएं कि आज कितनी डिबेट हुई कश्मीर पे, या लेट्स से इस हफ्ते में कितनी। सो दीज आर द इशूज जिसमें वी नीड टू हाईलाइट इट ऑन द मीडिया, और इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है बिकॉज आज का सोशल मीडिया का भी दौर है, इसके अंदर कश्मीरी डायस्पोरा बड़ा एक्टिव है, तो उनको आप एंगेज करें और अपनी आवाज़ उठाते रहें, और इंशाल्लाह ये मूवमेंट जारी रहेगी, व्हाटएवर पाकिस्तान कैन प्रोवाइड, और कश्मीर डेफिनेटली अपनी आज़ादी हासिल करेंगे। और बिल्कुल ठीक है जी। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की स्टेट, उसकी सफारती सियासी मैटर के ब्रिगेडियर वकार, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे पास आए और आपने हमें इस बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के हवाले से बताया। हेड्स ऑफ टू दी एजेंसीज़ के जिन्होंने ये पिकअप की है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर भारत जो है वो नैरेटिव बनाने में, भारतीय मीडिया हॉक्स है, जितना वो चीखते चिल्लाते और जिस तरीके से वो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, ज़ाहिर है उसके लिए आपको बिल्कुल एक पागलपन की हद तक जाना पड़ता है। बट एनीवेज आज के लिए इतना ही जी। यकीन रखते हैं हम कि शायद ये मुज़ाकरात से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। हमारा मुआशी बहरान काफ़ी संगीन है, सीरियस है, और हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।